आइए जी, आज हम स्टार्ट करते हैं नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट्स। तो अगर आप नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल सॉल्व करना चाहते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको तीन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट याद करने पड़ेंगे। वो तीन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है? उसको हम कहते हैं कन्वर्जन। कन्वर्जन में होता यह है कि तीन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपने पढ़ा होगा। ग्रॉस एंड नेट। ग्रॉस इज डिनोटेड बाय जी एंड नेट इज डिनोटेड बाय एन। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि अगर मैं ग्रॉस वैल्यू को नेट वैल्यू में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो मेरे को माइनस करना पड़ेगा क्या? डेप्रिसिएशन। और अगर मेरे पास नेट वैल्यू गिवन है और मैं उसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ ग्रॉस में, तो मुझको ऐड करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन। ये सीधी सी बात आपको याद रखनी है, तभी आप फॉर्मूलाज जो है वो बना पाओगे। ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करने के लिए डेप्रिसिएशन क्या करते हैं? माइनस। और नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करने के लिए डेप्रिसिएशन क्या करते हैं? प्लस। डेप्रिसिएशन क्या होता है ये आपको अच्छे से पता ही होगा। डेप्रिसिएशन किसी भी फिक्स एसेट की वैल्यू में जो लॉस हो जाता है उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। लॉस ऑन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है जी। अच्छा, डेप्रिसिएशन ग्रॉस और नेट का डिफरेंस होता है। डेप्रिसिएशन निकालने का भी एक फॉर्मूला है। कैसे निकालते हैं डेप्रिसिएशन? वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट और कैपिटल गुड माइनस स्क्रैप वैल्यू divided by estimated life of capital good। लेट सपोज मैंने आपसे कहा आपके पास एक मशीनरी है, उस मशीनरी की वैल्यू है 2 लाख रुपीज। ठीक है जी। और मशीनरी की कोई स्क्रैप वैल्यू गिवन नहीं, स्क्रैप वैल्यू निल। और मशीन की एस्टिमेटेड लाइफ है, जिसका लाइफ स्पैन है वो 10 ईयर्स है। तो आप इसका डेप्रिसिएशन सिंपली निकालोगे कैसे? डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू उसकी वैल्यू लिखो, स्क्रैप वैल्यू नहीं है 0, डिवाइडेड बाय 10। तो आंसर आ जाएगा 20,000। इस तरह से आप डिप्रिसिएशन निकाल सकते हो। यहाँ पर सेपरेट सीबीएसई में बोर्ड एग्जाम में डिप्रिसिएशन का क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट का नाम क्या है जी? दूसरे कॉन्सेप्ट का नाम है जी नेशनल। और उसको किससे कंपेयर करते हैं हम? डोमेस्टिक। डोमेस्टिक डी से डिनोट होता है और नेशनल एन से डिनोट होता है। ठीक है जी। अब क्या होता है, अगर नेशनल को डोमेस्टिक में कन्वर्ट करना है तो आप याद रखिए माइनस करना पड़ेगा। क्या माइनस करूं? टर्म को कहते हैं NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और अगर डोमेस्टिक है और मुझे नेशनल में कन्वर्ट करना है तो भैया आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा NFI। इनको आप ऐसे ही जल्दी जल्दी याद कर सकते हैं कि नेशनल को डोमेस्टिक बनाना है तो माइनस और डोमेस्टिक को नेशनल बनाना है तो प्लस। क्या वो याद रखना है? NFIA। NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसको हम NFIA कहते हैं। सर क्या होता है बेटा? फैक्टर इनकम आपको पता ही है। कोई भी फैक्टर सर्विस के रिटर्न में जो इनकम मिलती है उसको हम फैक्टर इनकम कहते हैं, जैसे रेंट, वेजेस, सैलरी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये सब चीजें। तो NFIA कैसे निकाला जाता है? इसका फॉर्मूला है फीफा माइनस फीटा। सर ये फीफा फीटा क्या है? तो भाई यहाँ पे जो एफ लिखा हुआ है उसका मतलब है फ्रॉम, और यहाँ जो टी लिखा हुआ है इसका मतलब है टू। यानी विदेशों से कितना पैसा आपको मिला फ्रॉम, माइनस विदेशों को आपने कितनी फैक्टर इनकम दी उसको कहते हैं टू। इन दोनों के डिफरेंस को हम NFIA कहते हैं। तो NFIA क्वेश्चन में गिवन होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर नहीं हुआ तो आप फीफा माइनस फीटा करके इसको एस्टिमेट कर सकते हो। लास्ट कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं मार्केट प्राइस, MP। जो कि आप जानते ही हो, जो भी आप प्रोडक्ट बाय करते हो, कोई भी फाइनल गुड एंड सर्विस, तो उसको आप किस पे बाय करते हो? मार्केट प्राइस पे। और दूसरी टर्म क्या है जी? फैक्टर कॉस्ट। अच्छा जी, अब इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में? देखो, मार्केट प्राइस को अगर फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है तो अगेन क्या करना पड़ेगा? माइनस। और अगर फैक्टर कॉस्ट को MP में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? प्लस। क्या प्लस और क्या माइनस करना है?
उस टर्म को हम NIT कहते हैं। देखो आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा किसका डिफरेंस क्या है, वरना फिर गड़बड़ी हो जाएगी। तो NIT क्या होता है जी, अब NIT की बात कर लेते हैं। नेट इन डायरेक्ट टैक्स कहते हैं हम इसको। सर ये क्या होता है, तो बेटा आपको पता ही है, जब भी कोई गुड प्रोड्यूस होती है, कोई भी प्रोड्यूसर कोई गुड प्रोड्यूस करता है, तो उसको वो फैक्टर कॉस्ट पे प्रोड्यूस करता है, फैक्टर कॉस्ट पे। ठीक है जी। इस फैक्टर कॉस्ट में जब गवर्नमेंट की तरफ से टैक्सेस और सब्सिडीज ऐड हो जाती हैं, तो वो मार्केट प्राइस बन जाता है। ठीक है जी, वो क्या बन जाता है, मार्केट प्राइस। तो NIT कैसे निकालते हैं, NIT निकालने के लिए आपको IT में से सब्सिडीज डिडक्ट करनी पड़ेगी। IT मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो गुड्स और सर्विसेज पे चार्ज होते हैं। ठीक है जी। और सब्सिडीज, सब्सिडीज इकोनॉमिक कंसेशंस को कहते हैं, जो सरकार हमें देती है। यानी प्रोड्यूसर्स को कंसेशन देती है गवर्नमेंट, कंज्यूमर्स को भी सब्सिडीज देती है। तो IT यानी इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सरकार ने आपको कितना कंसेशन दिया। कंसेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, यानी ये डिपेंड करता है, वेरी करता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। ठीक है जी। कुछ चीजें ऐसी भी होंगी, आपने देखा ही होगा बहुत सारी मूवीज के अंदर कि कुछ मूवीज गवर्नमेंट की तरफ से क्या हो जाती है, आपने देखा होगा टैक्स फ्री। तो वहां पे इनडायरेक्ट टैक्स जीरो ही हो जाता है, टैक्स फ्री हो जाती है। तो ऐसी बहुत सारी गुड होती है, बटर है, पेन है, ठीक है जी, और लग्जूरियस गुड है, आपके पास कार है, इन सब पर टैक्सेस लगते हैं। लेकिन सरकार कुछ टैक्सेस के साथ कुछ चीजों में सब्सिडीज भी आपको प्रोवाइड करती है। इन दोनों के डिफरेंस को हम NIT कहते हैं। तो NIT कैसे निकालना है, आपके पास सिंपल सा फॉर्मूला होता है। इन तीनों कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है। और अब ये कॉन्सेप्ट कैसे यूज होगा, मैं आपको एक पॉइंट करके दिखाता हूँ, कन्वर्जन कैसे करते हैं। तो मान के चलिए आपको कंट्री की नेशनल इनकम निकालनी है। क्या निकालनी है, नेशनल इनकम। ठीक है सर। नेशनल इनकम इज डिनोटेड बाय NNPFC। ये बात आपने अच्छे से याद रखनी है, पूरे चैप्टर में याद रखनी है कि NNPFC से हम डिनोट करते हैं नेशनल इनकम को। सर नेशनल इनकम की फुल फॉर्म क्या बनी, फर्स्ट एन नेट, सेकेंड एन नेशनल, P फॉर प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। यानी देश की नेशनल इनकम कौन सी कॉस्ट पे निकाली जाती है, फैक्टर कॉस्ट पे निकाली जाती है। ठीक है सर। अब कन्वर्जन कैसे किया जाएगा वो बताओ, ये आपको फाइंड आउट करना है। ये बात याद रखना, आपने इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है, फाइंड आउट करना है। और सपोज आपको कुछ गिवन है, सर क्या गिवन है, मान लो आपको GDP-MP गिवन है। आपने सुना ही होगा GDP-MP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस कहते हैं इसको। तो आप इस GDP-MP को आपको NNPFC में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, आप ध्यान से देखते रहो। फर्स्ट पोजीशन को इसकी फर्स्ट पोजीशन में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पे क्या लिखा हुआ है भैया, ग्रॉस, और इसको बनाना क्या है, नेट। तो आप जरा पीछे जाके देख सकते हो, ये रहा सर, ग्रॉस है सर, क्या बनाना है, नेट। तो बेटा क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ आ जाओ और आगे लिख दो माइनस डेप्रिसिएशन। अब ये दोनों बराबर हो गए। सेकेंड पोजीशन पे चलो, डी। डी कन्वर्ट किस में करना है, ध्यान से देख लो, डी कन्वर्ट करना है एन में। ओके, फिर दोबारा पीछे आ जाओ, ये देखो डी नीचे की तरफ से, ये डी को कन्वर्ट करना है एन में। तो क्या करना पड़ेगा सर, प्लस करना पड़ेगा। और प्लस क्या करना पड़ेगा, इस टर्म का नाम याद रखो। तो प्लस करना है सर NFIA। बहुत बढ़िया, दो हो गए। टी पर तीसरे पे चलते हैं, तीसरा क्या है जी, PP है। सर PP तो सेम है। हाँ, तो ऐसे ही अगर किसी पोजीशन पर दोनों टर्म सेम आएंगी तो आपको कुछ नहीं करना, आगे वाले पे बढ़ जाना है। लास्ट पे चलते हैं MP, कन्वर्ट किसने करना है भैया, फैक्टर कॉस्ट। लो जी यहीं पे बता दिया था सर, MP को फैक्टर कॉस्ट बनाना है तो NIT क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो भाई साहब आगे लिख दीजिए NIT माइनस करना पड़ेगा। इसका मतलब अगर आप नेशनल इनकम निकालना चाहते हो और आपको कंट्री की GDP-MP गिवन है, तो आप इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करो, NFIA प्लस करो और NIT माइनस करो। जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आंसर आपका नेशनल इनकम कहलाएगा। ठीक है जी। अभी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखेंगे, तब आपको और अच्छे समझ आ जाएगा। ऐसे याद रखना, किसी को भी किसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर। सपोज आपको नेशनल इनकम ही निकालनी है और साथ में आपको दूसरी इनकम गिवन है या आपने निकाली है, इसका नाम है NDPFC। अगर आप देखो ध्यान से तो इन दोनों में सिर्फ एक ही पॉइंट का डिफरेंस है, D और N का। तो D और N पर फोकस करिए। D को N बनाने के लिए क्या करते हैं सर, प्लस करते हैं, क्या, NFIA। बस हो गया काम। यानी आप अपनी NDPFC में NFIA को ऐड कर दो, यू विल गेट नेशनल इनकम।
तो जिसको फाइंड आउट करना है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लिखो और जो चीज गिवन है उसको राइट हैंड साइड पे लिखो। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हाउ टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। So we have three methods. We have three methods to estimate national income of the country. तो कंट्री के नेशनल इनकम निकालने के लिए भैया कितने मेथड है? तीन मेथड है। सर क्या क्या नाम है? सबसे पहले मेथड पे चलते, वैल्यू एडेड, और इट इज आल्सो नोन एज प्रोडक्शन मेथड। ठीक है सर। दूसरे मेथड का नाम इनकम मेथड, और तीसरे मेथड का नाम एक्सपेंडिचर मेथड। तो ये हमारे पास कितने मेथड है भाई? तीन मेथड होते हैं, वैल्यू एडेड, इनकम और एक्सपेंडिचर। ठीक है जी। कैसे एस्टिमेट करेंगे? ध्यान से देखते रहना। वैल्यू एडेड मेथड जिसका रिलेशन हमारे प्रोडक्शन से है। कैसे एस्टिमेट करेंगे? बहुत ध्यान से देखो, दो स्टेप यूज करेंगे और स्टेप के अंदर यूज करते ही आपको आंसर मिल जाएगा। स्टेप वन, सर स्टेप वन में क्या करेंगे? स्टेप वन में बेसिकली बेटा हम उसका फॉर्मूला यूज करेंगे, जो भी मेथड हमें सॉल्व करना है। ठीक है जी। ठीक है सर। तो वैल्यू एडिड से सर हम स्टेप वन में क्या निकालेंगे? बेटा बहुत अच्छे से याद रखना है कि वैल्यू एडिड मेथड से वी एस्टिमेट GVAMP। क्या एस्टिमेट करते हैं भाई? GVAMP। सर ये GVA क्या होता है भाई? ग्रॉस, ग्रॉस के आगे वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। ओके। क्योंकि दरअसल वैल्यू एडेड मेथड को, जो कि हम प्रोडक्शन मेथड भी कह रहे हैं, तो प्रोडक्शन के अंदर आपको पता है प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। जैसे मैं एग्जांपल दूं तो प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है और टर्चरी सेक्टर है। ये तीनों अलग अलग सेक्टर है। तो हम इसका GVMP निकालते हैं, इसका GVMP निकालते हैं, इसका GVMP निकालते हैं, और तीनों के GVAMP को जब सम अप करते हैं तो उससे कंट्री की GDPMP निकल जाती है। ऐसे किसी क्वेश्चन में आप देखना वैल्यू एडिड से ही आपके क्वेश्चन को, यानी जो प्रोडक्शन है उसको अलग अलग फॉर्म्स में डिवाइड किया होगा, फॉर्म ए, फॉर्म बी, फॉर्म सी। आप तीनों फॉर्म का GVAMP एस्टिमेट करोगे और उन तीनों को जब ऐड करोगे यू विल गेट GDPMP। तो यहाँ पर ये है इसका मतलब। ठीक है जी। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस कहते हैं हम इसको। बहुत सिंपल, बड़ा आसान मेथड है। कैसे एस्टिमेट करेंगे? बड़ा सीधा सा याद रखो, अपने आउटपुट की वैल्यू निकालो। क्या मतलब सर? बेटा कोई भी चीज है, आपने कोई कुछ भी प्रोड्यूस करा हो XYZ, यानी प्राइमरी सेक्टर में प्रोड्यूस करा हो, सेकेंडरी में प्रोड्यूस करा हो, आपने वीट ग्रो किए हो, आपने ब्रेड बना के बेची हो, आपने कुछ भी करा हो, आप ये देखो कि उसकी आउटपुट की टोटल वैल्यू कितनी है, और इस वैल्यू में से बेटा माइनस कर देना इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं बेटा VO माइनस IC। बेटा GVMP कैसे निकालते हैं? VO माइनस IC, छोटा सा फॉर्मूला। यानी अपने आउटपुट की वैल्यू निकालो, जितना भी आउटपुट आपने प्रोड्यूस करा उसकी टोटल कितनी वैल्यू है, और उसमें से बेटा माइनस कर दो अपनी इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सर इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब क्या होता है? इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब मेरे बच्चे, जो भी चीज आपने प्रोड्यूस करी है उसमें यूज होने वाली जितनी भी कॉस्ट है, जो उसकी फर्दर प्रोडक्शन में यूज हुई है, उन सारे खर्चों को हम इंटरमीडिएट कॉस्ट और इंटरमीडिएट कंजम्पशन कहते हैं। तो अगर आपने ब्रेड बनाई है तो ब्रेड को बनाने के अंदर जो भी चीजें आपने उसके एज अ रॉ मटेरियल यूज करी होंगी, जो भी उसको बनाने में खर्चे किए होंगे, आप अपने आउटपुट की वैल्यू में से वो माइनस कर दो, तो आपकी किसकी वैल्यू निकल जाएगी? GVAMP की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है जी। ठीक है सर। अब स्टेप नंबर 2 पर मैं क्या करूंगा? स्टेप नंबर 2 पर आप ध्यान से देखो बेटा, स्टेप नंबर 2 पर आप वो करोगे जो मैंने आपको अभी पीछे बताया। क्या? कन्वर्जन। सर कन्वर्जन जैसे बेटा क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा, आपको क्या कैलकुलेट करना है? क्या कैलकुलेट करना है क्वेश्चन में लिखा होगा, आप आराम से पढ़ना क्वेश्चन को। तो अज्यूम करके चल दो कि क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है NVAFC एस्टिमेट करो। क्या एस्टिमेट करो? NVAFC। तो आपको पता चल गया ना कि NVA आ रहा है, तो इसका मतलब वैल्यू एडेड मेथड यूज होगा। तो NVAFC आप एस्टिमेट करोगे। कैसे करोगे? पहला स्टेप मत भूलना, पहले GVAMP एस्टिमेट कर लेना VO माइनस IC करके। जब यहां से वैल्यू निकाल लो तब कन्वर्जन के स्टेप पर जाना और NVFC को किसके इक्वेट कर देना? GVMP के। सर क्यों? क्योंकि बेटा GVMP तुमने स्टेप 1 में निकाल लिया होगा और अब तुम्हें उस GVMP को NVFC में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करने के लिए वही प्रोसेस यूज किया जाएगा, ग्रॉस को क्या कन्वर्ट करना है? नेट,
तो बेटा क्या माइनस करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन। सर वीए तो बिल्कुल सेम है, हाँ बेटा कुछ भी नहीं करना। मार्केट प्राइस किसमें कन्वर्ट करना है, फैक्टर कॉस्ट, तो बेटा क्या माइनस करना पड़ेगा, एनआईटी। तो जब बेटा आप स्टेप नंबर 1 में जीवीएमपी की कोई भी वैल्यू निकाल लोगे एक्स वाई जेड, उसमें से आपको डेप्रिसिएशन की वैल्यू माइनस करनी पड़ेगी जो क्वेश्चन में गिवन होगी, और ऐसे ही आपको एनआईटी की वैल्यू माइनस करनी पड़ेगी, तो आपको एनवीएएफसी की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स को आप अच्छे से याद रखो, जब क्वेश्चन करेंगे तब आपके समझ आ जाएगा। अब चलते हैं दूसरे मेथड पे। दूसरे मेथड का नाम क्या है जी, इनकम मेथड। इनकम मेथड। और इनकम मेथड में आप क्या करते हो, बेसिकली आप इनकम मेथड में सारी फैक्टर इनकम्स को सम अप कर देते हो। फैक्टर्स इनकम जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। तो हमारे देश की टेरिटरी के अंदर, जिसको आप डोमेस्टिक बाउंड्री कहते हो, उसके अंदर जितनी भी फैक्टर इनकम जनरेट होती है, उन सारी फैक्टर इनकम के सम को हम इनकम मेथड से एस्टिमेट करते हैं और इससे ही नेशनल इनकम निकालते हैं। तो इनकम मेथड में क्या चीजें आएंगी, इनकम मेथड में सारी फैक्टर इनकम आएंगी। ठीक है सर। स्टेप नंबर 1 क्या होगा, फॉर्मूला होगा किसका, इनकम मेथड का। अच्छा सर, इसमें क्या इसमें भी जीवीएमपी निकलेगा, नहीं, ये बात आपको याद रखनी है किस मेथड से क्या निकलेगा। तो स्टेप नंबर 1 में आप याद रखो, इनकम मेथड जब भी आप यूज करोगे तो आप किसकी वैल्यू निकालोगे, एनडीपीएफसी। जब भी आप इनकम मेथड यूज करोगे तो किसकी वैल्यू निकालोगे, एनडीपीएफसी। तो सर फिर नेशनल इनकम कैसे निकालूंगा, नेशनल इनकम निकालने के लिए आपको स्टेप 2 यानी कन्वर्जन का यूज करना पड़ेगा, और वो जैसे आपने पीछे निकाला था वैसे ही निकल जाएगा। तो एनडीपीएफसी कैसे निकालना है, 3 कंपोनेंट है इनकम मेथड के, बस उन तीनों को प्लस करना है आपने, सिंपल सा। सबसे पहले कंपोनेंट का नाम है सीओई, दूसरे कंपोनेंट का नाम है ओएस, और तीसरे कंपोनेंट का नाम है एमआई। आपको सिंपली इन तीनों को ऐड करना है, सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई। अब ये होते क्या है सर, सीओई बोलते हैं भाई कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज को, मतलब एम्प्लॉयज जो कि आप जानते हो कंपनीज के अंदर जॉब करते हैं एम्प्लॉयज, उनको मिलने वाला वेतन यानी कंपनसेशन। ओएस किसे बोलते हैं सर, ओएस बोलते हैं भाई ऑपरेटिंग सरप्लस को, यानी फैक्टर सर्विसेज देकर जो आपको और इनकम जनरेट होती है वो सब ऑपरेटिंग इनकम्स कहलाती है। और तीसरी टर्म क्या होती है, उसको बोलते हैं मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। आप जानते ही हो बहुत सारे लोग हैं देश में जो अपना कुछ छोटा काम करते हैं, छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है, जिनका अपना काम है, वो सब एमआई की कैटेगरी में आते हैं। अब आपने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है वो क्या है, ये तीनों को ऐड कर कर एनडीपीएफसी निकलेगा, ये बात आपने अच्छे से याद रखनी है। ठीक है सर। अब छोटा सा काम क्या है कि कई बार ऐसा क्वेश्चन होगा कि उसमें सीओई गिवन नहीं होगा, तो आपने बड़ा ध्यान रखना है कि सीओई अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आप इसकी जगह पे क्या ले सकते हो, आप इसकी जगह पे ले सकते हो वेजेस एंड सैलरीज। वेजेस एंड सैलरीज इज अ पार्ट ऑफ सीओई, यानी एम्प्लॉय को मिलने वाले कंपनसेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वेजेस और सैलरीज होती है। दूसरा आप कर सकते हो कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर्स टू प्रोविडेंट फंड और टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो सीओई में आती है वो क्या है कि एम्प्लॉयज जो होते हैं उन एम्प्लॉयज के लिए उनके एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करते हैं, किसके लिए, उनके प्रोविडेंट फंड और उनके सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के लिए। तो ये भी सीओई का पार्ट होता है। तो भैया सीओई अगर नहीं हो तो मैं जो जो पार्ट आपको बता रहा हूँ वो जो जो क्वेश्चन में हो आप उन सबको ऐड कर देना। ठीक है सर। और क्या होता है, और तीसरी चीज होती है पेमेंट इन काइंड। पेमेंट इन काइंड का मतलब क्या हुआ, पेमेंट इन काइंड का मतलब हुआ जी कि कुछ और ऐसी इनकम जैसे लाइक बोनस, लाइक रिटायरमेंट पेंशन, पर्क्स, ये सब चीजें भी सीओई का पार्ट होता है, जो कि आप जानते ही हो एम्प्लॉयज को ये सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। प्लीज 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 गिफ्ट को ऐड मत कीजिएगा, क्योंकि गिफ्ट एक टाइप की ट्रांसफर इनकम होती है। ठीक है जी। इंडिपेंडेंस डे पे मिले, दिवाली पे मिले, ईद पे मिले, गिफ्ट को आपको ऐड नहीं करना है, क्योंकि गिफ्ट एक टाइप की ट्रांसफर इनकम होती है। ठीक है जी, ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। प्लीज गिफ्ट को अलग रखना, बाकी सब चीजें जो एम्प्लॉय को मिलती हैं वो सब चीजें उसमें ऐड की जाएंगी। अब आते हैं दूसरे पार्ट के ऊपर।
दूसरा पार्ट का क्या है जी, ये सीओई के सारे कंपोनेंट मैंने आपको बता दिए। तो बेटा याद रखना, अगर सीओई क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आप इन पार्ट में जो जो पार्ट गिवन हो उन सबको ऐड कर दीजिएगा। अच्छा, और अगर सर सिर्फ सीओई के साथ वेजेस एंड सैलरीज ही दे रखा है, सीओई नहीं है, तो सिर्फ वेजेस एंड सैलरीज ले लेना। तीनों हो तीनों ले लेना, दो हो दो ले लेना। ये बात सीधी सी याद रखो। अगर मेन कंपोनेंट गिवन नहीं है तो तब आप उसके सब कंपोनेंट में जा सकते हो। ठीक है सर, ओएस पर आते हैं सर। ओएस में क्या क्या आता है? ओएस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट इनकम जो आती है उसको बोलते हैं रेंट, जो कि एक फैक्टर इनकम होती है। आपने अपनी जमीन दी, लैंड दी, अपना हाउस दिया और उसके बदले में रेंट अर्न किया। ठीक है जी। दूसरी चीज क्या होती है? दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसको बोलते हैं इंटरेस्ट। क्या आपने पैसा इन्वेस्ट किया, लोन के फॉर्म में दिया और आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट मिला। तीसरा है रॉयल्टी। ये काइंड ऑफ फ्रेंचाइजी इनकम समझ सकते हो आप। क्या आप अपनी गुडविल का पैसा कमाते हो, रॉयल्टी फी चार्ज करते हो। और चौथा हो गया आपका प्रॉफिट। ठीक है जी। ये चार पार्ट है ओएस के। तो बेटा ध्यान रखना, अगर ओएस गिवन नहीं है तो आप इन सबको ऐड कर दीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा। और इन सबको ऐड करते हुए एक चीज याद रखिएगा, क्या चीज? कि रेंट इंटरेस्ट रॉयल्टी प्रॉफिट में अगर रॉयल्टी नहीं है तो कोई बात नहीं, जीरो पुट कर देना। रेंट इंटरेस्ट रॉयल्टी प्रॉफिट में अगर इंटरेस्ट नहीं है और बाकी सब चीजें गिवन है तो उन सबको ऐड कर देना। इसका मतलब जब ओएस नहीं होगा तब आप इन कंपोनेंट्स को ऐड कर लेंगे जो जो गिवन होंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है वो थोड़ा ध्यान से रखना, इन तीनों में तो किसी का कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ प्रॉफिट के ऑप्शन है। यानी प्रॉफिट के भी तीन पार्ट्स होते हैं बेटा, याद रखना पड़ेगा। प्रॉफिट के तीन पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट सरकार को देना पड़ता है, नाम क्या है? कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स किस पे चार्ज होता है? प्रॉफिट पे। किसके पास गया? सरकार ले गई जी। लो जी, प्रॉफिट का एक पार्ट सरकार को दे दिया, प्रॉफिट का ही तो पार्ट है। दूसरा पार्ट, मेरी कंपनी के अंदर बहुत सारे शेयर होल्डर है जिन्होंने मेरी कंपनी पर भरोसा करके पैसा इन्वेस्ट किया है, उनको भी प्रॉफिट का कुछ पार्ट देना पड़ेगा, उसको क्या बोलते हैं? डिविडेंड। तो ये भी प्रॉफिट का पार्ट होता है। और प्रॉफिट का एक पार्ट जो कंपनी अपने पास रखती है और डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती उसको कहते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ओके, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, और इट इज ऑल्सो नोन एज कॉर्पोरेट सेविंग्स। इनको कॉर्पोरेट सेविंग भी कहते हैं, यानी कंपनी की सेविंग्स होती हैं ये। और कंपनी क्यों रखती है इसको? कंपनी रखती है अपने फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के लिए, कि फ्यूचर के अंदर हमें ग्रोथ करनी है, फ्यूचर के अंदर और प्रोजेक्ट्स हैं तो उस चीज के लिए। तो उसका तीसरा नाम हो जाता है नेट रिटेन, आपने नाम सुना होगा। ठीक है जी। तो ये तीन प्रॉफिट के पार्ट है। ध्यान से भाई, ध्यान से। अगर मान लो क्वेश्चन में ओएस गिवन नहीं है तो आप ओएस की जगह पे इन चारों को जल्दी से क्वेश्चन में ढूंढोगे और प्लस कर दोगे। ठीक है सर। इन चारों में से प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट अगर नहीं है तब आप इस प्रॉफिट के तीनों पार्ट्स को ऐड कर कर प्रॉफिट की जगह पुट करोगे। ये बिल्कुल अच्छे से याद रखना। अगर सर मान के चलो प्रॉफिट गिवन है और प्रॉफिट के साथ प्रॉफिट के पार्ट भी गिवन है, सपोज डिविडेंड ही दे दिया, तो आपने उस डिविडेंड को इग्नोर करना है। जब मेन कंपोनेंट आपके पास आ जाएगा तो भैया उसके सब कंपोनेंट आप इग्नोर कर देना। एमआई सबसे बढ़िया कंपोनेंट है इसका। क्यों? क्योंकि भैया ये होगा तो ले लेना और नहीं होगा तो टेक जीरो। हाँ, सबसे सिंपल ये, यानी इसके कोई आपको ऐसे एज सच कोई कंपोनेंट नहीं मिलेंगे। होगा तो ठीक, और नहीं हुआ देन टेक जीरो। इसकी जगह पे आप जीरो पुट कर देना और इन तीनों इनकम को ऐड कर कर क्या निकल जाएगा? एनडीपीएफसी। फिर क्या करना है सर? स्टेप नंबर 2 पर आ जाना बेटा। वही क्या है? कन्वर्जन। और कन्वर्जन में आके जो भी आपको एस्टिमेट करना है इसमें आप एस्टिमेट कर लेना। जैसे सर वही नेशनल इनकम निकालनी है, क्या बोला था? एनएनपीएफसी। किसके इक्वल रखोगे? जीवीएमपी? ना 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 ना, एनडीपीएफसी। सर एनडीपीएफसी क्यों? क्योंकि बेटा याद रखो, इनकम मेथड लगाया है और इनकम मेथड से क्या निकाला था? एनडीपीएफसी। तो इसलिए आप उसको एनडीपीएफसी के इक्वल पुट करोगे। अब आप इन दोनों में डिफरेंस देख सकते हो। डोमेस्टिक को नेशनल बनाना है तो क्या प्लस करना पड़ेगा? पीछे मैंने आपको बताया था एनएफआईए ऐड करना पड़ेगा। तो बस आप अपना एनडीपीएफसी निकालो और उसमें एनएफआई ऐड कर दो, यू विल गेट नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। तीसरा और आपका लास्ट मेथड जो है उसका नाम है भैया एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है जी। और एक्सपेंडिचर मेथड थोड़ा ध्यान से देखना, आसान है,
सर एक्सपेंडिचर मेथड, बेटा नाम से पता चल रहा है एक्सपेंडिचर, तो ये सारे एक्सपेंडिचर का सम है, सम ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग एन ईयर। ठीक है जी। तो पूरे देश के अंदर जितनी भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज बनाई गई हैं, उन पर होने वाले सारे खर्चे को हम एक्सपेंडिचर मेथड से एस्टिमेट करते हैं। ठीक है सर, अब स्टेप नंबर 1 पर चलते हैं, और याद रखना बेटा स्टेप नंबर 1 इसका थोड़ा अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि मेथड अलग हो गया, और इस मेथड में याद रखना हम एस्टिमेट करेंगे जीडीपीएमपी। यस, क्या एस्टिमेट करेंगे? जीडीपीएमपी। कैसे एस्टिमेट करना है सर जीडीपीएमपी? जीडीपीएमपी एस्टिमेट करने के लिए बालक सीधा सा याद रखो, इसके 4 कंपोनेंट है, 4 कंपोनेंट। एक्सपेंडिचर मेथड, आपने इन चारों को ऐड करना है। ये खर्चा आपको बहुत आराम से मिल जाएंगे क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहला खर्चा कौन सा होगा? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, PFCE कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, आपको आराम से मिल जाएगा। सर क्या होता है ये? बेटा अपना पर्सनल कंजम्पशन, आपका अपने कपड़ों पर, खाने पर, पीने पर, रहने पर जो भी खर्चा हो रहा है वो सब प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है, जो ये आपका पर्सनल एक्सपेंडिचर। दूसरा कौन सा है जी? दूसरे का नाम है जी गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसको क्या बोलते हैं? GFCE। अच्छा ये कौन सा खर्चा है सर? बेटा ये सरकार का खर्चा है, जो सरकार करती है, लेकिन किस पर? पब्लिक यूटिलिटीज पर, आपके लिए रोड बनाती है, ट्रांसपोर्ट देती है, फ्लाईओवर्स बनाती है, एजुकेशन पे खर्च करती है, सब गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का पार्ट है, जो गवर्नमेंट पब्लिक यूटिलिटीज पर खर्च करती है। बढ़िया है जी। तीसरा क्या है जी? तीसरे कंपोनेंट का नाम है बेटा नेट एक्सपोर्ट्स। अब ये क्या होता है सर? नेट एक्सपोर्ट मतलब बेटा देश से कितना सामान एक्सपोर्ट हुआ माइनस कितना इंपोर्ट हुआ, कितना आपने बाहर बेचा और कितना आपने बाहर से खरीदा, उन दोनों के डिफरेंस को हम नेट एक्सपोर्ट कहते हैं। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर जो खर्चा होता है वो भी इसी का पार्ट है। लास्ट कंपोनेंट जिसको हम कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, क्या कहते हैं जी? GDCF। ये कंपोनेंट आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, इसी कंपोनेंट के अंदर सारी ट्रिक्स है। क्या है जी GDCF? क्या बोलते हैं सर? टोटल, यानी ग्रॉस मींस टोटल, टोटल डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन किसको बोलते हैं? कैपिटल फॉर्मेशन भैया इन्वेस्टमेंट्स को बोलते हैं, यानी पूरी इकोनॉमी के अंदर जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स होती है उनका सम, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो पूरी इकोनॉमी के अंदर जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स होती है उनके सम को हम GDCF कहते हैं। अब इसके अंदर ऑप्शंस क्या क्या आएंगे आपके क्वेश्चन में वो समझ लो बस। देखो ध्यान से समझना, मैंने सब कुछ सेम लिखा है, सब कुछ सेम, बस मैंने ग्रॉस की जगह नेट लगा दिया है। ग्रॉस की जगह क्या लगा दिया? नेट। अब आपको क्वेश्चन में किस तरह से इसको GDCF बनाना पड़ेगा। क्यों सर? क्योंकि बेटा आपका मेन कंपोनेंट का नाम तो GDCF ही है ना, और आपको क्वेश्चन में क्या दे दिया? NDCF दे दिया। तो आपको बालक याद होगा नेट को ग्रॉस बनाने के लिए आपको क्या ऐड करना पड़ता है? डेप्रीसिएशन। तो याद रखो अच्छे से, अगर NDCF दे रखा है तो आपको उसमें डेप्रीसिएशन प्लस करना पड़ेगा, तब वो किसके इक्वल होगा? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के इक्वल होगा। अच्छा, अगला ऑप्शन ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अब इसमें क्या चेंज है सर? इसमें तो कुछ भी चेंज नहीं है। ध्यान से देखो बेटा, ऊपर लिखा हुआ था GDCF, यहाँ पर GFCF हो गया है, यानी ग्रॉस के साथ क्या टर्म यूज हुई है? फिक्स। अगर फिक्स गिवन हुआ तो भैया आपको ऐड करना पड़ेगा चेंज इन स्टॉक। क्या ऐड करना पड़ेगा? चेंज इन स्टॉक। आपके स्टॉक यानी इन्वेंट्री, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं हम इसको, चेंज इन स्टॉक आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा, तब ये दोनों किसके इक्वल होंगे? GDCF के इक्वल होंगे। तो पहला ऑप्शन क्या है कि ग्रॉस की जगह पे नेट हो सकता है, तो आपने डेप्रिसिएशन प्लस करना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन क्या है? ग्रॉस के साथ फिक्स गिवन होगा, आपको चेंज इन स्टॉक प्लस करना पड़ेगा। तीसरा ऑप्शन क्या है? तो तीसरे ऑप्शन में देखो क्या लिखा हुआ आया, नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है जी। कैपिटल और फॉर्मेशन को लेकर आप ज्यादा कंफ्यूज मत हो ना, कैपिटल गिवन भी होता है, नहीं भी होता। अगर सिर्फ नेट फिक्स्ड फॉर्मेशन भी लिखा हुआ है तो आप समझ जाना यही है।
और ऐसे ग्रॉस फिक्स फॉर्मेशन है तो भी समझ जाना, कोई इतना घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन ये याद रखना, नेट आ रहा है, नेट के लिए क्या प्लस करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन। और अभी ऊपर क्या बताया था, अगर फिक्स आएगा तो क्या प्लस करना पड़ेगा, चेंज इन स्टॉक। तो भैया इस वाले ऑप्शन में आपको ये दोनों प्लस करना पड़ेगा, तब ये दोनों प्लस होके किसके इक्वल होंगे, GDCF के। तो इस पूरे एक्सपेंडिचर मेथड में अगर देखा जाए तो सिर्फ कंपोनेंट 4 जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी होता है, जहां से आपको क्वेश्चन करना पड़ता है। और यहाँ पर याद रखना, ये फोर्थ वाला कंपोनेंट बड़ा तगड़ा क्वेश्चन बनाता है नेशनल इनकम का, क्योंकि यहाँ पर हिडन डेप्रिसिएशन का केस आता है। कौन सा, हिडन डेप्रिसिएशन, यानी पूरे क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन कहीं गिवन ही नहीं होगा, और आपको लग रहा होगा कि डेप्रिसिएशन है नहीं, जीरो पुट कर दो, और आपने ऐसा पुट करा तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो कैसे होगा अभी हम आगे क्वेश्चन में देखेंगे। ठीक है जी, तो आपने स्टेप नंबर 1 पूरा कर लिया है, अब आप स्टेप नंबर 2 पर आ जाइएगा। स्टेप नंबर 2 आपको पता ही है क्या है, अब आपको इस वैल्यू को कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है, मान के चलिए क्वेश्चन में नेशनल इनकम ही निकालनी है, तो आप अब नेशनल इनकम को किसके इक्वल करेंगे, जीडीपी एमपी के, क्योंकि आपने एक्सपेंडिचर मेथड से जीडीपी एमपी निकाला है। तो ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करना है, तो क्या माइनस करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक को किसमें कन्वर्ट करना है, नेशनल में, तो क्या प्लस करना पड़ेगा, NFIA। और एमपी को किसमें कन्वर्ट करना है, एफसी में, तो क्या करना पड़ेगा, माइनस NIT। तो ये सिंपल सा आपने पहले कन्वर्जन कर लिया, और कन्वर्जन करने के बाद भैया जीडीपी एमपी की वैल्यू में ये सारी वैल्यू जो क्वेश्चन में आपको गिवन होंगी, इन वैल्यूज को आपने प्लस माइनस करना है, यू विल गेट नेशनल इनकम। तो ये है हमारे 3 इंपॉर्टेंट मेथड जिससे हम कंट्री की नेशनल इनकम एस्टिमेट करते हैं। आइए अब मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ, आपके सामने स्क्रीन पे विजिबल है। ये सपोर्ट मटेरियल है हमारा, जो DOE की तरफ से जो है इशू किया जाता है। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन इसके अंदर होते हैं प्रैक्टिस के लिए। आप ये गूगल से डाउनलोड कर सकते हो सपोर्ट मटेरियल। मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर ये जो है वो सभी बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 2 क्या एस्टिमेट करना है, NVFC। अब VA आते ही आपको बिल्कुल अच्छा सा हिंट मिल गया होगा कि ये क्वेश्चन मुझे वैल्यू एडेड मेथड से करना है। ठीक है ना, बिल्कुल हिंट मिल गया होगा। अब आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैसे करें सर, वही बेटा स्टेप नंबर 1 पहले लिख लो, क्या था, GVAMP इज इक्वल्स टू VO माइनस IC। यही फॉर्मूला बताया था बेटा, वही यूज होगा। अच्छा सर, अब एक चीज जो आपको याद रखनी है, देखो वैल्यू ऑफ आउटपुट क्वेश्चन में देखें हम, वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट, अरे सर वैल्यू ऑफ आउटपुट तो कहीं है ही नहीं। तो बेटा आउटपुट की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखो, आप अपनी सेल्स लो और उस सेल्स में चेंज इन स्टॉक प्लस कर दो। देखो अगर आपको आपको पता लगाना है कि आपके आउटपुट की कितनी वैल्यू थी, तो आपको पास सिंपल सा तरीका है, कितना सामान बिक गया प्लस कितना सामान बच गया, उन दोनों को सम कर दो, आपको आपके आउटपुट की वैल्यू पता चल जाएगी। बड़ा सिंपल सा है, कितना बिक गया और कितना बच गया। अच्छा जी, आ जाओ जी, सेल्स कितनी है जी, सर सेल्स है 800, लिख दिया जी इसकी जगह। सर चेंज इन स्टॉक की बात करें तो बेटा आपने कई बार पढ़ा होगा, अकाउंटेंसी में भी पढ़ा होगा, बाकी चेंज इन स्टॉक में बता देता हूँ कैसे निकलता है। आप अपना क्लोजिंग स्टॉक लीजिए, एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग कितना स्टॉक बचा हुआ था, और उसमें से माइनस कर दीजिए अपना ओपनिंग स्टॉक। ठीक है जी, तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करेंगे तो 20 माइनस 50 हो गया है, आप देखते रहिए, -30 यहाँ वैल्यू आ गई है, और मैं यहाँ पर ब्रैकेट में -30 पुट कर देता हूँ। ठीक है सर, माइनस कौन सा वाला माइनस, ये रहा फॉर्मूले का, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। आओ जी इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट ये रहा जी इंटरमीडिएट। सर लेकिन ये तो इंटरमीडिएट परचेजेस लिखा हुआ है बेटा, इंटरमीडिएट परचेज, इंटरमीडिएट कॉस्ट, ये सब एक ही टर्म है, इंटरमीडिएट परचेजेस। तो इसका मतलब टोटल आउटपुट को बनाने में आपका टोटल खर्चा जो आया है उसको प्रोड्यूस करने में, वो 500 रुपए इंटरमीडिएट एक्सपेंस है। ओके, और कुछ इसके अंदर जो लिया जाए, सर परचेज ऑफ मशीनरी, सर मशीनरी भी तो आएगी, नहीं आएगी बेटा। यहाँ पर ये मशीनरी याद रखना इंटरमीडिएट गुड नहीं है, ये एक फाइनल गुड है। आप अच्छे से जानते हो कि जो चीजें इन्वेस्टमेंट या कंजम्पशन पर्पस के लिए ली जाती हैं वो फाइनल गुड होती है। तो मशीनरी अगर किसी प्रोड्यूसर ने खरीदी है तो उसके लिए वो क्या है, इन्वेस्टमेंट है, तो इसको फाइनल गुड मान के आप इसको कभी भी मत लेना। अच्छा सर, इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल तो मैंने फर्दर प्रोडक्शन में यूज करा होगा, यस। इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल आप लेते लेकिन नहीं लोगे,
अरे सर अब क्यों नहीं लूंगा, क्योंकि बेटा याद रखो मैंने आपको क्या बोला था, जब मेन कंपोनेंट गिवन होगा तो उसके सब कंपोनेंट में मत जाना। इसका मतलब आप ये रॉ मटेरियल जो परचेज करें कब लेते, इफ आई सी इज नॉट गिवन। अगर आईसी क्वेश्चन में गिवन नहीं होता तब आप यहाँ पर 50 रुपए रॉ मटेरियल आईसी की जगह ले सकते थे, लेकिन जब आईसी दे दिया तो बेटा सारी चीजें आ गई। चलो सॉल्व कर लेते हैं। 800 माइनस 30 करा तो आपका आ गया 770, और माइनस 500 करा तो आपका नेट अमाउंट आ गया 270। ठीक है सर, अभी आंसर नहीं आया बेटा। स्टेप नंबर 2, अगर ये क्वेश्चन में आपसे कहता कि वैल्यू एडिड निकालो तो आपका स्टेप नंबर 1 में आंसर क्लोज हो जाता, लेकिन उसने क्या बोला है क्वेश्चन में, एनवीएफसी निकालो। तो बेटा जो चीज निकालनी है उसको कहाँ लिखोगे, लेफ्ट हैंड साइड पे। और आपने एस्टिमेट क्या किया है सर, जीवीएमपी करा है, उसको राइट हैंड साइड पे लिख लो। अब दोनों को कंपेयर करो जरा ध्यान से। ग्रॉस को किस में कन्वर्ट करना है, नेट में, तो क्या माइनस करना पड़ेगा, डेप्थ। और बेटा एमपी को किसमें कन्वर्ट करना है, एफसी में, तो क्या माइनस करना पड़ेगा, एनआईटी। यस, एनआईटी। ठीक है जी, तो यहां पर आप ये क्वेश्चन एनआईटी माइनस करना पड़ेगा। तो यहां पर आप एनआईटी माइनस कर दोगे तो ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। बेटा जीवीएमपी की वैल्यू 270 यहाँ पर आपने पुट कर दी, और कन्वर्जन स्टेप के अंदर यहाँ पे वैल्यू आ गई। आओ जी सर डेप्रिसिएशन देखते हैं। ये रहा बेटा डेप्रिसिएशन गिवन है, सिंपली आपको 30 या 30 पुट कर दो बेटा। सर एनआईटी माइनस करना है, एनआईटी एनआईटी एनआईटी। सर एनआईटी तो है ही नहीं, तो बेटा एनआईटी का फॉर्मूला बताया था आपको, क्या बताया था, मैं यहाँ लिख देता हूँ। एनआईटी का फॉर्मूला आपको बताया था, आईटी माइनस सब्सिडी। तो बेटा आईटी कितना है क्वेश्चन के अंदर, सर आईटी इंटरमीडिएट वो ना इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स तो सर है ही नहीं, तो जीरो पुट कर दे भाई। और सब्सिडी है सर 40, तो जीरो माइनस 40, इसका मतलब एनआईटी की वैल्यू नेगेटिव में आ गई -40। तो पहले से बेटा एक माइनस लगा हुआ है, एक माइनस और आ गया तो ये हो गया बेटा प्लस। पूरी वैल्यू सॉल्व कर लो। तो 270 माइनस 30 कितना होता है बेटा, 270 माइनस 30 होता है सर 240, और 240 प्लस 40 कितना होता है बेटा 280। ये आपका फाइनल आंसर है। सिंपली आप इस तरह से वैल्यू एडेड मेथड से क्या निकाल सकते हो, जो वैल्यू निकालने को बोलेगा वो निकाल सकते हो। इसने एनवीएफसी बोला है, अगर ये आपसे बोलता कैलकुलेट वैल्यू एडेड, सिंपल सा, तो उसका मतलब स्टेप नंबर 1 में यानी आप जीवीएमपी निकालकर बस एस्टिमेट कर दो, तो आपको स्टेप नंबर 2 की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर ये आपको जीवीएफसी बोलता तब आपको दोनों स्टेप करने पड़ते। इस तरह से आप दोनों स्टेप से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। आओ बेटा एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हाँ बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप जरा ध्यान से देखना कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम एंड सीओई, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज एस्टिमेट करना है। ओके सर, डोमेस्टिक इनकम मतलब बेटा नेशनल इनकम को क्या बताया था, एनएनपीएफसी बताया था सर। तो बेटा देख एनएनपीएफसी किसको कहते हैं, नेशनल इनकम को। सर लेकिन ये तो डोमेस्टिक बोल रहा है, यानी डीआई, डोमेस्टिक इनकम। तो बेटा पूरा सेम लिखो, बस डी की एन की जगह पे डी लिख दो। ओके, इसका मतलब जब भी वो आपसे क्वेश्चन में कहेगा डोमेस्टिक इनकम निकालो तो उसका मतलब आपको क्या निकालना होगा, एनडीपीएफसी। छोटी छोटी सी बातें आपको याद रखनी पड़ेगी। तो उसका मतलब सर क्वेश्चन में मुझे एनडीपीएफसी एस्टिमेट करना है, और सर सीओई भी निकालना है, लो जी सीओई भी निकालना है। ठीक है, अब ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ते हुए चलेंगे। एनडीपीएफसी में कैसे निकालू, सबसे पहला क्वेश्चन ये है, तो उसको निकालने के लिए आपको मेथड आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। वो मेथड कौन सा है, तो जरा ध्यान से देखो। नेट एक्सपोर्ट ओके, एक्सपेंडिचर मेथड का कंपोनेंट है। रेंट एंड रॉयल्टी इनकम मेथड का कंपोनेंट है। पीएफसीई एक्सपेंडिचर मेथड, एनडीसीएफ एक्सपेंडिचर मेथड, जीएफसीई एक्सपेंडिचर मेथड, और कुछ कुछ पार्ट हमें इनकम मेथड का दे रखा है। लेकिन मुझे एक्सपेंडिचर मेथड के सारे कंपोनेंट गिवन है, तो भैया हम क्वेश्चन की शुरुआत एक्सपेंडिचर मेथड से करेंगे। आप बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को देखते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक्सपेंडिचर मेथड से आप क्या एस्टिमेट करते थे, मैंने आपको बताया था जीडीपी एमपी, ये बताया था भाई जी सर, जीडीपी एमपी। क्या करना है, पीएफसीई प्लस जीएफसीई प्लस एनएक्स प्लस जीडीसीएफ, ये चार कंपोनेंट मैंने आपको बताया। ठीक है जी, इन चार कंपोनेंट को आपने ऐड करना है। आओ जरा कंपोनेंट देखते हैं। पीएफसीई सर 400 गिवन है,
सर GFCE बेटा 100 गिवन है। सर नेट एक्सपोर्ट ये रहा बेटा, नेट एक्सपोर्ट 10 गिवन है। और GDCF कहाँ है जी? GDCF सर GDCF तो नहीं है, ग्रॉस की जगह पे नेट लिखा हुआ है। तो बेटा क्या करेंगे, सिंपल सा है, ग्रॉस की जगह नेट दे रखा है, तो आपको क्या बोला था बेटा, इस अमाउंट में डेप्रिसिएशन प्लस कर देना। सर डेप्रिसिएशन तो है नहीं, तो बेटा कहीं पर बढ़िया से नोट कर लो, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल इज एन ऑल्टरनेटिव नेम ऑफ डेप्रिसिएशन। और ज्यादातर डेप्रिसिएशन आपको कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल के नाम से ही गिवन होगा। तो बेटा इसको प्लस कर दो 10, तो ये हो गया बेटा आपका 510 प्लस 60, यानी आपका 570 आ गया। अभी कुछ भी सॉल्व नहीं हुआ है, अभी सिर्फ क्या निकला है, GDP MP। ओके, अब क्या करना है सर, बेटा इसको कन्वर्ट करना है, किसमें, क्या निकालना था, NDPFC। तो बेटा आप लेफ्ट हैंड साइड पे लिखो NDPFC और इसको इक्वल रखो बेटा किसके, GDP MP। ग्रॉस को किसमें कन्वर्ट करना है, नेट में, तो क्या करना पड़ेगा, माइनस डेप्ट। बाकी DP सेम है, MP को किसमें कन्वर्ट करना है, FC, तो क्या करना पड़ेगा, माइनस NIT। तो बेटा GDP MP कितना निकाल कर बैठे हो, 570। डेप्रिसिएशन बताओ बेटा कितना था, सर डेप्रिसिएशन 10 है। बेटा NIT है क्या क्वेश्चन में, NIT सर ये रहा NIT, तो 50। तो बेटा 50 माइनस कर दो, 570 में से 60 माइनस कर दो, 510 आपका पहला आंसर आ गया। ठीक है, नहीं पहला पार्ट आपने सॉल्व कर लिया। अब दूसरे पार्ट को आप यहाँ देखो कैसे सॉल्व करोगे। सर COE निकालना है, तो बालक आपको पता होगा COE कैसे निकलता है। हाँ सर वही वेजेस एंड सैलरीज को प्लस करके, ना ना ना, COE कैसे निकालोगे, COE इनकम मेथड का पार्ट है। तो जरा इनकम मेथड का फॉर्मूला लिख लेते हैं, NDPFC इज इक्वल्स टू COE प्लस OS प्लस MI, यही फॉर्मूला होता है। हाँ सर यही होता है। तो सेकंड पार्ट बेटा ऐसे ही सॉल्व करना है आपको। ओके, अब COE नहीं है तो बेटा एक्स अज्यूम कर लो। हाँ सर ठीक है। OS देखो बेटा, OS में क्या है, सर रेंट एंड रॉयल्टी दे रखा है 20, इसका पार्ट होता है, हाँ जी पार्ट होता है। OS में बेटा और क्या दे रखा है, सर OS में इंटरेस्ट भी दे रखा है सर 10, लो भाई 10 भी प्लस कर लो। और तीसरा पार्ट क्या था, प्रॉफिट। सर प्रॉफिट तो नहीं है, तो बेटा प्रॉफिट नहीं है तो प्रॉफिट के पार्ट ढूंढो। प्रॉफिट का पहला पार्ट क्या था, कॉर्पोरेट टैक्स 10 आ गया। प्रॉफिट का दूसरा पार्ट था डिविडेंड, 22 आ गया। और प्रॉफिट का तीसरा पार्ट था अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ये 5 आ गया। ये सारा प्लस करके आपका OS आ जाएगा। तो x प्लस 20 30 40 50 60 67 आपका OS हो गया। ठीक है सर, यहाँ पे ठीक है जी। MI मिक्स इनकम है क्या, हाँ सर मिक्स इनकम ये लास्ट में गिवन है 23। ओके, लेकिन यहाँ से x निकालना है, x निकालने के लिए क्या आपके पास NDPFC है, तो देखो अपने पुराने पार्ट में तुमने कहीं सॉल्व करा था, हाँ सर ये तो रहा, NDPFC सॉल्व करा था। कितना सॉल्व करा था, 510। तो बेटा यहाँ पर वो 510 पुट कर दो, और अब इस 510 में से माइनस कर दो 67 प्लस 23। 67 प्लस 23 कितना होता है, 90 इज इक्वल्स टू x। और 510 में से 90 माइनस कर दो, कितना बचेगा, 4 20। ठीक है जी, 420। तो 510 में से 90 माइनस करा, 410 आ गया, ये है आपका फाइनल आंसर। अगर इस क्वेश्चन में आप एक्सपेंडिचर मेथड यूज करते और मान लो यहाँ पर NDPFC नहीं निकालते, नेशनल इनकम निकालते, तो यहाँ पर आप क्या निकालते, NNPFC, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। लेकिन जब आप सेकंड पार्ट पर आते और सेकंड पार्ट पर आपको COE निकालना था, तो बेटा COE OS MI किसके इक्वल होता है, NDPFC के। तो बालक आपको किसी भी वैल्यू को NDPFC में कन्वर्ट करना पड़ता और फिर उसकी वैल्यू को यहाँ पुट करना पड़ता। वो तो अच्छी बात यह है कि आपको पहले ही NDPFC निकालने को मिल गया और आपने यहाँ से 510 की वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया। तो इस तरह से हम नेशनल इनकम के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जितनी आप प्रैक्टिस करते रहोगे उतने ही ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस के बाद आपके क्वेश्चन जो है वो बहुत सही होने लगेंगे। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है इनके क्वेश्चंस में, क्योंकि हर क्वेश्चंस के अंदर वेरिएशंस है, कुछ ना कुछ चेंज कर कर वो आपको दे देता है और आपको वो चीज फाइंड आउट करनी होती है।